कई माह लग गए, नोटिफिकेशन ही नहीं हो रहा था चौधरी साहब का और अलामा साहब का। अब आखिर अचानक पहले एक फिर दूसरा हो गया। ऐसा क्या चमत्कार हुआ बिरसा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। बात यह है कि पहले तो ये खुद ही अदालत गए हुए थे और चैलेंज किया हुआ था। आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक स्टे ऑर्डर मौजूद था, फिर वो इनफील्ड रहा काफ़ी टाइम, और उसके बाद फिर जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ फिर बाई इलेक्शन भी हो गया, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब इससे पहले थे और वो खुद ही अप्रोच किया हुआ था उन्होंने, पर ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अब इस तमाम तर पहराए में बात तो ये है कि 4 खतूत लिखे गए और 4 खतूत में से जो है कोई जवाब खातिर खा ना आया, और फिर फाइनली आखिरी जो मीटिंग हुई स्पीकर साहब के साथ एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो आमिर डोगर साहब ने उनको ये तमाम तर चीज़ें फराहम की, बैरिस्टर गौहर साहब ने दी और फिर कहा कि जी बिल्कुल हमने विड्रॉ कर लिए इस तमाम तर केसेस और अब कोई इम्पेडिमेंट नहीं है इस तमाम तर चीज़ में। और फिर उसके बाद क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका था तो स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते थे कि एक वेरिफिकेशन कंडक्ट की जाए कि जो मेंबर्स, क्योंकि रूल 39 के मुताबिक जो रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर है जो नेशनल असम्बली की वर्किंग को रेगुलेट करते हैं, तो वाज़े तौर पे उसमें उन्होंने जो है कहा कि जी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और वो तमाम मेंबर्स फिर गाए बगाए जो है मेरे ख्याल से तमाम की वो वेरिफिकेशन भी हो चुकी थी। और फिर ये ठीक है। अच्छा साहब, ये आप अचकज़ई साहब के इस बयान की तायीद करते हैं या उसकी बरक्स, जहां वो कह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार नहीं, ना मैंने उनसे रब्ता किया ना उनसे कहा कि जी उनके कहने पे नोटिफिकेशन जारी हुआ? नहीं, देखें असम्बली की प्रोसीडिंग्स तो रूल्स ऑफ बिजनेस और प्रोसीजर के जो है उसके तहत ही रेगुलेट होती हैं। जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया स्पीकर ऑफ द हाउस ने, स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो वाज़े तौर पे वो एक लीगल प्रोसीजर था और वो उन्होंने अडॉप्ट किया। इसमें किसी के कहने किसी के ना कहने की तो कोई बात नहीं। अब वो सिंपल है, रूल 39 के मुताबिक जो है वाज़े तौर पे अगर कोई भी एक मेंबर ऑपोजिशन का वो मेजॉरिटी इंजॉय करता है ऑपोजिशन मेंबर्स की सपोर्ट की, तो वाज़े तौर पे वो मेंबर बन सकता है, इसमें तो कोई। प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात की बात कर रखी है। अचकज़ई साहब की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एलामिया भी आया था, आगे बढ़ने की बात हो रही थी, तो अब जबकि अपॉइंटमेंट हो चुकी दोनों हाउसेज में लीडर ऑफ द अपोजिशन की, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि पार्लिमान के अंदर मुज़ाकरात का बामकसद आगाज़ हो रहा है? क्या अपोजिशन रहनुमा हुकूमत के साथ राब्ते में है? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि बामकसद मुज़ाकरात जो हैं वो उसका आगाज़ होना चाहिए, और अब बहुत देर हो चुकी। मेरे ख्याल से जिन CBMs की बात की जाती थी, ये जो डिमांड की जाती थी हुकूमत से कि पहले तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है दोनों हाउसेस में उनको तैनात किया जाए, वो भी हो गए, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो गए। अपोजिशन की सपोर्ट जिन मेंबर्स के पास थी उसके मुताबिक वो हुए। तो मेरे ख्याल से अब कोई अभाम रहता नहीं है। जब वज़ीर आज़म इतनी दफ़ा दावत दे दी मुज़ाकरात की, और आज राना सनाउल्लाह साहब ने सेनेट के फ्लोर पे भी ये बात की और उन्होंने कहा कि जी आएँ, एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दी, तो मैं समझता हूँ अब जो इनका ब्लफ है वो कॉल आउट करना चाहिए। अपोजिशन के लोग जो कहते हैं कि जी हमें पूरा इख्तियार है और हमें मैंडेट मिला है कि हम मुज़ाकरात जो है वो उसमें जो भी फैसला करें। तो बैरिस्टर साहब, अगर ये CBMs हैं कि तयनाती हो गई आपके बकौल, तो CBM में एक और मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि खान साहब से मेरे मुलाकात अचकज़ई साहब की या किसी और की करवाई जाए, तो क्या वो CBM भी पूरे होंगे? वो एक शर्त पे पूरे हो सकते हैं। मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में पिछले हफ्ते ये बात की थी, और मैंने ये बात कही कि ये तभी पॉसिबल हो सकते हैं कि जब आप अदालत के ऑर्डर की वायलेशन ना करें, जो कि मुतवातिर तौर पे एक नहीं 12 दफ़ा अदालत के ऑर्डर की वायलेशन की गई। एक तो बयान अल्फी जमा कराएं, अंडरटेकिंग दें अदालत के अंदर कि आपके जो ऑर्डर है उसकी जिसकी हमने खुद अंडरटेकिंग की हुई है, और ये कहा है ऑन रोस्ट्रम, उनके अपने सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हम मीडिया से किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे अहाते अडयाला के बाहर। तो अडयाला के बाहर तो जो है वो किसी किस्म की मीडिया के साथ इंटरेक्शन और ये वो इंश्योर करें कि नहीं होगी। बाकी शाम में आपके शो में आए, किसी और शो में जाके बैठें, बात करें, बताएं, उसमें तो कोई ऐसी ममानियत नहीं है। लेकिन अडयाला के बाहरी उस वक़्त क्यों? और फिर एक बयानिया का ये झूठा बयानिया, उसकी जो एक स्टोरी गढ़ना या बयानिया बनाने की कोशिश करना और फिर इजाफी चीज़ें खुद से लगा देना, ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए। और फिर वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट की जाती है, एक सिक्योरिटी सिचुएशन भी क्रिएट की जाती है, वो भी आपकी कैमरे की आंख जो है वो
बंद कर लेती है, वो आपको बिल्कुल पता चलता है कि ये वहाँ पे हो रहा है, एक अजीरन की जाती है वहाँ के लोकल रिहायशियों की जो ज़िंदगी है। लेकिन उसके साथ साथ एक अंडरटेकिंग जो है सुपरिटेंडेंट अडयाला को भी दें और उनको भी यही यकीन दहानी कराएं कि ये मावराए आइन या कानून जो है कोई काम नहीं होगा, और मुलाकात में भी जो है वो फैमिली के लोग हों, वकला हों या दोस्त अहबाब हों, वो मिल सकते हैं एज़ पर जेल मैनुअल, जेल रूल्स, जो पाकिस्तान प्रेजेंट रूल्स हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल जो मुलाकातें हैं उन पे ममानियत है तो वो नहीं होगा। उसके बाद जो है उसके इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट जो है वो मुलाकातें एज़ पर रूल्स करें तो बिल्कुल मुलाकातें तो हो सकती हैं। लेकिन इत्तला ये थी कि इस बयान हल्फी के अलावा कुछ सोशल मीडिया से वाबस्ता जो पीटीआई के हैं, खान साहब के नाम पे पीटीआई ऑफिशियल और कुछ बाहर, उनके हवाले से भी इतराज़ात थे कि वहाँ पे जो लबो लहजा इस्तेमाल होता है वो भी बंद किया जाए तो मुलाकात होगी। एक तो आपने बयान हल्फी की बात की, दूसरा मैं ये नुक्ता उठा रहा हूँ कि क्या ये मुद्दा भी आपने रखा हुआ है शर्त के तौर पर? मेरे ख्याल से इस चीज़ का इदराक तो उनको खुद होना चाहिए कि वो अकाउंट्स जो पीटीआई के खैर ख्वाह नहीं है, जो बाहर से ऑपरेट हो के एक झूठा मनगढ़ंत बहुत नहायत ही बिलो द बेल्ट जो एक कमेंट्री या तज्जिया या कमेंट्स कह लें या ट्वीट कह लें या अपना उस पर व्यू पॉइंट देना है उस पर कह लें, और वो तो खैर ख्वाह नहीं हो सकते, ना खान साहब के खैर ख्वाह हैं ना पीटीआई के खैर ख्वाह हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि उससे ला ताल्लुकी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो एक नहीं मुतअद्दिद बार बैरिस्टर गौर कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये अकाउंट्स जो हैं ये हम नहीं जानते ये कौन है, इन अकाउंट्स में ये कौन लोग हैं। और वो ख़ुद भी इस चीज़ का उनको इदराक है कि ये खैर ख्वाह अकाउंट्स नहीं हैं, ये वो अकाउंट्स हैं जो शायद पीटीआई के लिए जो है वो मुफीद साबित नहीं होते। तो बैरिस्टर साहब, इन अकाउंट्स के हवाले से क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इन प्लेटफॉर्म से रजू किया या जहाँ से जिन ममालिक से ये अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं उन ममालिक से रब्ता किया? क्योंकि पिछले दिनों वज़ीर दाखिला ने बरतानिया में कुछ अकाउंट्स के हवाले से बात की थी। जी, गाए बगाए रब्ता रहता है, और बिलखुसूस जो एंटी स्टेट एक्टर्स हैं या एंटी स्टेट नैरेटिव पेडल करते हैं जो अकाउंट्स, उनके ख़िलाफ़ तो बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है, और हमारे पास अपने मैकेनिज़म्स भी हैं उनको ब्लॉक वगैरह करने के। लेकिन उसके साथ साथ जो जिन जिन प्लेटफॉर्म से वो हैं और बिलखुसूस टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से सीटी एफर्ट्स के फर्दर जो एक स्ट्रेंथनिंग जो प्रोसेस है उस हवाले से हमने बिल्कुल निशानदेही की है इन अकाउंट्स की, और हम बिल्कुल एक राब्ते में हैं उन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के हवाले से भी उनके साथ कि ये अकाउंट्स इनकी राइट। अब मैं ज़रा दूसरा मुद्दा भी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, और मुझे याद पड़ता है जब 27वीं तरमीम आ रही थी तो आपने सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में ये खबर दी थी और बाद में बाकी मीडिया पे वायरल हुई। तो ख्वाजा साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट आज दी है, और वो ये है कि 18वीं तरमीम जो है वो ढकोसला साबित हुई है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत वक्त को इदराक हो रहा है कि 18वीं तरमीम कारगर साबित नहीं हो सकी। ये मैं तो इसका मफहूम ये समझूंगा। और फिर साथ फ़ारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि ईद के बाद एक तरमीम आ रही है जिसमें हमारी शिकें भी शामिल हैं। तो इन दोनों का मजमुआ मैं वज़ीर ममलिकत के सामने रख रहा हूँ, यानी वाकई ईद के बाद कोई नई तरमीम आ रही है जिसे 28वीं तरमीम कहा जाएगा? देखिए, मैं वक्त से पहले कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, अलबत्ता ज़रूर आज जिस चीज़ का की तरफ इशारा दिया गया है, ये जो चीज़ें जिनका एक इदराक है कि उस वक्त भी 27वीं के वक्त भी जो है एक निसाब जो तालीमी निसाब है उसके हवाले से, सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से हमारी कोशिश थी, पॉपुलेशन के हवाले से भी हमारी कोशिश थी। ये तो ढकी छुपी चीज़ें नहीं, ये तो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। किसी एक सियासी जमात का एजेंडा तो नहीं था,